ठीक है। डेट कैटेगरी क्या होती है? डेट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो म्यूचुअल फंड का शेयर मार्केट में निवेश ना करते हुए अच्छा, बॉन्ड मार्केट में निवेश करता है। ठीक है, ठीक है, डेट मार्केट में निवेश करता है। ठीक है। वहां पर आपका शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। मतलब ये डेट मार्केट है। ये डेट मार्केट। जैसे हम अपने पैसे को अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, शेयर ऊपर नीचे होंगे तो आपके पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं कि इसी में कैटेगरी है, ये म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही आती है, लेकिन डेट फंड बोलते हैं इनको डेट ये कैसे काम करते हैं? इसमें एक तरीके से कंपनीज के कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स अच्छा, खरीदे जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी लेते हैं। तो जिनके रिटर्न्स होते हैं, जैसे हमने किसी की बैंक की एफडी ले ली, ठीक है, बैंक को हमने पैसा दे दिया, वहां से हमें एफडी मिल गई, ठीक है, एफडी का जो रिटर्न रहता है, ठीक है, वो रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में जो लोन देखते हैं, अच्छा, और उनके एफडीज रहती है, तो एवरेज मैच्योरिटी रहती है कि उनका पूरे 100 रुपए की एफडीज जो हैं, अलग अलग किन किन कंपनीज को पैसा लेंड किया है, उनसे क्या इंटरेस्ट से मिलता है, और उस इंटरेस्ट का कंपोजिट या जो एवरेज है वो रिटर्न्स आपको रेगुलर बेसिस पर मतलब सीधी सी बात ये है कि जहां हम बैंक में पैसा रख रहे थे जमा, मान लीजिए उसकी एक एफडी करा रहे थे, हमको रिटर्न मिल रहे थे, हम यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोगों को, बड़ी कंपनीज को लोन दे सकते हैं। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। बड़ी कंपनीज को लोन दे दिया हमने और उसके एवज में हमको एक रिटर्न मिलेगा। मिलता तो ये रिटर्न क्या होता है? एफडी के बराबर ही रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, क्या रहता है ये ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। जैसे बैंक की एफडी, अगर बैंक को आपने 15 दिन के लिए दिया है पैसा, ठीक है कि 15 दिन तक मैं मांगने नहीं आऊंगा, तो वो 4% देगा। आज 6.5 से 7% है। यहाँ पर भी उसी तरीके से रिटर्न्स आते हैं। अच्छा, अगर हमने शॉर्ट टर्म में दिया है तो लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड है, जहां पर हमको रिटर्न 5 से 7%, 5 से 6% के बीच में मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसके बाद में मीडियम ड्यूरेशन फंड है। अच्छा, इस तरीके से ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। समय अवधि के अकॉर्डिंग आपको इसमें मैक्सिमम क्या रिटर्न मिल सकता है? कोई व्यक्ति जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहे, अपने पैसे को सेफ रखना चाहे, डेट फंड में निवेश करना चाहे, जैसे मार्केट गिर रहा है मान लीजिए, और गिरते हुए मार्केट में तो वैसे बोलते हैं कि भैया खरीद लो, लेकिन मान लीजिए किसी को इतना ही डर लग रहा है, उसने अपना पूरा पैसा निकाल लिया है और डेट फंड में लगाना चाहे इस समय में, तो एक मैक्सिमम क्या रिटर्न दे सकता है एक डेट फंड? मैक्सिमम रिटर्न आप ये मान के चलिए एफडी से 1-2% का ज्यादा रिटर्न प्लस मिलेगा। मतलब एफडी चल रही है 7%, तो 8, 8.5, 9% तक आपको डेट फंड में मिल सकता है रिटर्न। ठीक है, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, कि आप कितना समय का उसको समय अवधि, अगर आप 3 साल की एफडी लेते हैं तो 3 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है तो उस तरह के फंड्स में डालेंगे हम पैसा, तो उसमें एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये लॉक इन होता है 3 साल, जैसे आपने कहा कि डेट फंड है क्योंकि ये, और आपने समय अवधि बताई है, तो क्या इसमें लॉक इन पीरियड या कुछ सिस्टम होता है? म्यूचुअल फंड में सिवाय ईएलएसएस टैक्स सेवर को छोड़कर, अच्छा, ठीक है, और जो लॉक इन फंड्स आते थे, अच्छा, अभी कोई भी लॉक इन फंड्स नहीं आ रहे हैं, जो लॉक इन फंड्स आते हैं उनको छोड़कर लॉक इन किसी में भी नहीं होता है। सिर्फ एक एग्जिट लोड होता है। तो अलग अलग फंड का अलग अलग निर्धारित रहता है। किसी में एग्जिट लोड 7 दिन का होता है, किसी में 15 दिन का होता है, किसी में 6 महीने का होता है, किसी में 1 साल का होता है। ये एग्जिट लोड होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म की एफडी लेनी है या लॉन्ग टर्म का डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, तो कुछ कंपनीज 7 दिन बाद ही एग्जिट लोड फ्री कर देती हैं। अच्छा। कुछ कंपनीज 1 महीने बाद कर देती हैं, कुछ कंपनीज 1 साल के बाद में कर देती है। ये मैक्सिमम जो कि लेने से पहले ही आपको पता होता है, वहां पर सारी जानकारी होती है कि किस कंपनी का एग्जिट लोड कितना है और ये कब खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एफडी जब भी आप ब्रेक करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट पूरा नीचे गिर जाता है। सही बात है। और अगर एफडी आपने 1 लाख की कराई है, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आपकी पूरी एफडी ब्रेक हो जाती है। 90,000 रुपए आपको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपको 1,000 रुपए की भी जरूरत है, आप 1,000 रुपए निकाल लीजिएगा, आपके 99,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिलना कंटिन्यू रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जैसे हम एफडी कराते हैं, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख की एफडी कराई, बैंक ने कहा 1 साल में आपको 7% इसका ब्याज देंगे, बिल्कुल, है ना? तो अब वो 7% ब्याज कब देंगे? लास्ट में। ठीक है। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि वो जो अमाउंट है, जैसे आपने कहा कि 9% मिल सकता है मैक्सिमम, तो 1 लाख रुपए निवेश किया तो वो 9,000 रुपए लास्ट में मिलेंगे, या शेयर की तरह जैसे ग्रो करता रहता है तो टाइमली आपको वहां पर पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा, या क्या होगा उसका सिस्टम? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है महेंद्र जी। ये विचार लोगों के मन में हर बार आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। म्यूचुअल फंड में डेली आपको पैसा इन्वेस्ट होता जाता है आपके प्रिंसिपल में। अच्छा, ओके। तो रिटर्न है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है और उसकी कंपाउंडिंग भी साइमल्टेनियसली चलती है।
तो यहाँ पर आपकी डेली कंपाउंडिंग होती है, तो इसका रिटर्न तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यदि बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने बोला था आपसे कि एफडी से जो ज्यादा मिलता है उसका कारण यही है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक साल के अंदर उनका वादा है कि 7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देंगे, 7% ब्याज सालाना। लेकिन डेट फंड में क्या होगा कि आपका पूरा फंड लग चुका है, अब आपको डेली बेसिस पर उस पे इंटरेस्ट होके जुड़ रहा है, वो आपको दिखेगा भी, प्लस क्योंकि वो फिर मूल अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, उस पर आपको और कंपाउंडिंग मिलेगी, डेली आपका इंटरेस्ट मिलकर वो आपकी कैपिटल बनती चली जाती है। क्या बात है। तो ये लोगों के लिए, मतलब यदि एफडी और डेट फंड में से कुछ चुनना है, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा कि भाई आप डेट फंड चुन लीजिए, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं है और सेफ भी है और एक अच्छा रिटर्न भी आपको मिल रहा है। अब मेरा एक और क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि कोई व्यक्ति डेट फंड में निवेश करता है, आपने कहा कि इसमें कंपनीज जो होती है उनको हम लोन दे रहे हैं, एक हिसाब से बच्चों को समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। यदि आपने किसी डेट फंड में निवेश किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, पहली चीज है ना। दूसरी चीज, यदि वो कंपनी भाग जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपके फंड का क्या, मतलब ये कैसे मैनेज होता है, क्या लोगों का, मतलब मेरा पूछने का सिंपल सा मतलब है, लोगों का पैसा इसमें सिक्योर है कि नहीं। आप डेट फंड की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड? मैं अभी डेट फंड पे आ गया हूँ। ठीक है, डेट फंड में, क्योंकि आपने कहा म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में पैसा नहीं जा रहा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कंपनीज अपने लिए उठा रही है कहीं ना कहीं से, उनकी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर जिन कंपनीज में फंड मैनेजर जो पैसा लगाते हैं, जिन कंपनीज को लोन देते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से देते हैं। ओके, क्रेडिट रेटिंग माफ कीजिए, क्रेडिट रेटिंग इंडिविजुअल थर्ड पार्टी होती है। अच्छा, इकरा, क्रिसिल, ठीक है, ठीक है। इन्होंने जिन कंपनीज को जो क्रेडिट रेटिंग दी है, उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से पैसा डालते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो इन्होंने लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक कंपनी में नहीं किया है, अच्छा, मल्टीपल कंपनीज में किया है। ओके ओके, ठीक है। मतलब डेट फंड को भी जो उठाया है, उसको भी अलग अलग कंपनी को दिया, अलग अलग कंपनीज को दिया है। तो जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाती है कि अगर उन्होंने 100-150 कंपनीज को वो पेपर दिया है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक पेपर अगर डिफॉल्ट होता है तो उसका आपके पोर्टफोलियो पर इफेक्ट नेग्लिजिबल। सेम एज भाई हम बात कर लें, म्यूचुअल फंड की भी बात कर लें, इंडेक्स फंड की भी बात कर लें, या ईटीएफ की भी बात कर लें, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, ग्रुप ऑफ। और इसलिए मैं कई नए निवेशकों को ये सलाह जरूर देता हूं, मतलब सलाह क्या दूंगा, मैं बताता जरूर हूं उनको कि आप इंडिविजुअल स्टॉक चूज करके उसको ग्रो करने की बजाय, मेरे हिसाब से कम रिटर्न मिलेगा लेकिन आप सेफ रहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में चले जाएं। बिल्कुल, ताकि ग्रुप ऑफ स्टॉक है भाई, कोई एक कंपनी चली भी गई, बर्बाद भी हो गई, भाग भी गई, कुछ भी हो गया, तो आपका बाकी पोर्टफोलियो कुछ खराब नहीं होगा, वहां आपको स्थिति बनी रहेगी ठीक ठाक। बिल्कुल, अभी जैसे रिसेंटली मुंबई की एक बैंक बैंकरप्टी हो गई थी। हाँ, ठीक है, तो वहां पर 100% पैसा चला गया। ये कि किसी व्यक्ति ने यदि किसी इंडिविजुअल शेयर को खरीदा है और वो यदि 100% कंपनी बर्बाद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका पूरा का पूरा कैपिटल डूबने के चांसेस रहते हैं। इसकी बजाय नए निवेशक, मैं ये कहूंगा कि या आप भी यही कहते होंगे अपने निवेशकों को कि भैया हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में निवेश करें ताकि हम लंबे समय में सेफ जर्नी खेल पाए। और दूसरा, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो चूज कर रहा है वो अपने आप में बहुत क्वालिफाइड है, क्योंकि वो खुद कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंड मैनेजर। तो क्या वो चूज करने में गलती करेगा? नहीं करेगा, सही बात। ठीक है, तो ह्यूमन एरर, ट्रैकिंग एरर, ये सब उसके साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने म्यूचुअल फंड समझ लिया, डेट फंड समझ लिया, अब ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाइब्रिड फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिश्रण होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनसे ज्यादा स्टेबल अगर हमें किसी क्लाइंट को पोर्टफोलियो देना है, अच्छा, तो वहां से हाइब्रिड फंड की शुरुआत होती है। अच्छा, ओके। हाइब्रिड फंड में जो पहला होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। इसमें 65% हमारा इक्विटी होता है और 35% डेट होता है। अच्छा, मतलब जो अभी हमने बात की कि भाई आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं और अलग से डेट फंड में भी, मतलब कंपनीज को डेट भी दे सकते हैं। अब ये एक नया फंड आया है जहां पर आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं और अपने पैसे को डेट में भी रख रहे हैं, और ये मिश्रण हो गया। ये मिश्रण 65 और 35% का ये मिश्रण हो गया। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी रहेगी वो डेट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और इक्विटी आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ दे देगी। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा इसमें आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। अच्छा, बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी का प्रोपोर्शन और कम हो जाता है। अच्छा, वहां पर लगभग ये 35% हो जाता है। इक्विटी 35% हो जाएगी, राइट, ओके। डेट हमारा 35% रहता है। अच्छा, और बचे हुए पैसे को आर्बिट्राज में डाल देते हैं। आर्बिट्राज मतलब? आर्बिट्राज इक्विटी का ही एक प्रोपोर्शन होता है, पोर्शन होता है, जिसमें हम दो स्टॉक मार्केट है, अगर हम एनएससी और बीएससी को दो मंडियां समझ लें, तो एक मंडी में एक शेयर का जो भाव रहेगा दूसरी मंडी में भी क्या वही रहेगा?
मतलब शेयर का भाव तो वही रहेगा लगभग? नहीं, एक ही टाइम पर। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो जो F&O में जो आपने अपने विद्यार्थियों को समझाया होगा कि एक ही टाइम पर जो भाव रहेगा, एक मंडी में कुछ ऊपर रहेगा, एक मंडी में कुछ नीचे रहेगा, वो दोनों एक ही टाइम पर जिसका भाव नीचे होगा उसको बाय कर देंगे, जिसका भाव ऊपर होगा उसको सेल कर देंगे। ओके। और मंथ के एंड पर दोनों स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, बीच का जो मार्जिन रहेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट डे 1 पर डिसाइड होगा। तो आर्बिट्रेज में इक्विटी का आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलते हुए आपको एफडी की तरह रिटर्न मिल जाता है। ओके। तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर की रिस्क और कम हो जाती है। तो 65% सेबी के मैंडेट के हिसाब से अगर 65% आपका इक्विटी का है तो टैक्सेशन हमारे इन्वेस्टर को इक्विटी का मिलेगा। तो ये 65% कम रिस्क में स्टेबिलिटी के साथ में इक्विटी का टैक्सेशन देता है बैलेंस एडवांटेज। मोटी जो मेरे को बात समझ में आ रही है कि भाई 3 प्रकार के हमने लोगों को फंड बता दिया, हमारी ऑडियंस को फंड बता दिए। एक हो गया म्यूचुअल फंड, जिसमें मतलब हम इसको इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं ना, इक्विटी फंड हो गया, जिसमें हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF की बात कर ली मेनली मोटी। दूसरा जो हमने बात की डेट फंड की बात की, है ना, इसके अंदर हम कंपनीज को लोन दे रहे हैं उसकी बात कर ली। और तीसरा हमने बात की है हाइब्रिड फंड, जिसके अंदर इक्विटी फंड मतलब इक्विटी वाले और डेट फंड मिक्स होते हैं। तो 3 प्रकार की अलग अलग बात कर ली। अब मोटा हम तीनों के एक लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स होते हैं, है ना, एक अच्छे रिटर्न्स की बात करें, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताएं, बहुत कम भी नहीं बताएं, एक मोटी सबसे पहले इक्विटी फंड के लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न्स रहे हैं, CAGR यदि हम बता दें उनको। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी हाइब्रिड फंड हमारे पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, हाइब्रिड फंड को और ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दूंगा। ठीक है। एक्चुअली हाइब्रिड फंड में जो कैटेगरीज और आ गई हैं, ठीक है, नीचे तक वो टैक्सेशन के हिसाब से भी अच्छा, है। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ तक इक्विटी टैक्सेशन रहता है। उसके बाद में हाइब्रिड फंड में बैलेंस एडवांटेज के बाद में एक और कैटेगरी आती है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड बैलेंस एडवांस से भी सेव होती है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक हमारा इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है हाइब्रिड फंड में। ओके। इसके बाद में डेट टैक्सेशन आ जाता है। अच्छा, डेट टैक्सेशन में क्या होता है, इक्विटी का परसेंटेज 35% रह जाता है और डेट का परसेंटेज 65% अच्छा, है। इसको हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं। ओके। यहाँ पर जो आपको टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर वो डेट के हिसाब से लगेगा। ठीक है। हाइब्रिड फंड में एक और कैटेगरी होती है मल्टी असेट फंड। अच्छा, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक चीजों का मिलाना, उसका मिश्रण करना। तो जो मल्टी असेट कैटेगरी होती है उसमें इक्विटी का भी निवेश होता है, डेट का भी निवेश होता है। अच्छा। और कमोडिटी का। कमोडिटी भी आ गई इसके अंदर। बिल्कुल। कमोडिटी में वो गोल्ड और सिल्वर भी ले सकते हैं और कुछ कंपनीज में इंटरनेशनल इक्विटी का भी समावेश किया है। ओके। मल्टी असेट फंड में फॉरेन कंपनीज की इक्विटी जो होती है उनको भी मिला दिया है। तो इस मिक्सचर के कारण स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्लाइंट के रिटर्न स्टेबल रखने की, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और रिटर्न स्टेबल हो जाते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया। बिल्कुल भाई, तीनों के तीनों फंड समझ लिए। अब हम इनके रिटर्न, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इनके रिटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले इक्विटी मार्केट का रिटर्न CAGR में बताइएगा, एक ना ज्यादा ना कम, इतने सालों में क्या लगभग एक अप्रोक्स रिटर्न मिल रहा है यूजर्स को या कस्टमर्स को। दूसरा डेट फंड में क्या रिटर्न मिलते हैं लंबे समय में, और तीसरा हाइब्रिड फंड का क्या रिटर्न है वो थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम किस एज ग्रुप में हैं, प्लस हमें कहां पर निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। ऑफ कोर्स लोग तो चाहेंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन उन्हें रिस्क समझ नहीं आता है, तो वो भी थोड़ा सा समझा देंगे। तो रिटर्न क्या होते हैं तीनों के, वो बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न। अगर किसी भी इन्वेस्टर को ज्यादा मिल रहा है तो क्या आप और हम उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल है। सेबी हमें कभी भी अलाउ नहीं करती कि हम किसी को भी 12% से ज्यादा का रिटर्न बताएं। अच्छा, ओके। चूंकि मार्केट के रिटर्न किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है। तो मार्केट जब से आया है, तो अभी हम केवल सिंपल इक्विटी में इंडेक्स फंड की बात करें कि जो इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं वो करीब 14.5 से 15% के सालाना रिटर्न दिए। ठीक है। ये सालाना रिटर्न क्या हमें स्टेटी स्टेट में मिले हैं? नहीं, ऊपर नीचे होते रहे। ये पूरा वोलेटाइल होते हुए CAGR के रूप में मिले। तो जितने भी फंड मैनेजर्स के जो रिटर्न है वो 15 से लेके 22% के बीच में वेरी करते हैं इक्विटी में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मार्केट कंडीशन। मतलब सबसे पहले हमने इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में जो कम से कम, मतलब क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, तो 12% से रिटर्न आपको किसी को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए कि भैया ये दे देगा, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, आप तो करोड़पति बन जाएंगे, जैसे आजकल कई सारे लोग भ्रम फैलाते हैं मार्केट में। लेकिन इतने सालों में देखा गया है, आप बता रहे हैं कि लगभग 14-15% के करीब में, इंडेक्स फंड की ही बात करें तो लगभग 13.5 से 14% के करीब इसने रिटर्न दिए हैं। और यदि म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जहां पर अच्छे फंड मैनेजर होंगे, वहां पर 15 से लेकर लगभग 20-22% तक भी रिटर्न
मिले आए हैं, ठीक है। हम क्या इस फोरम में किसी कंपनी का नाम ले सकते हैं? मतलब लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, बताने के लिए हम बता भी सकते हैं। रिलायंस का ग्रोथ फंड है, जिसको कि अब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड कहते हैं, कहते हैं। वो लगभग 1995 के आखिरी में लॉन्च हुआ था। 1996 से उसने अब तक 22% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिए हैं। 22% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। कितने सालों में ये हो गया? लगभग 25 से 30 साल हो गए, लगभग 29-30 साल। ओके, 29-30 साल में जिस व्यक्ति ने उसमें 1 लाख रुपए डाला था, आज करीब 3.25 करोड़ रुपए हैं। ओके, मतलब उस समय यदि सिर्फ 1 लाख रुपए यदि उसने डाल दिया होता है तो आज 3.25 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ये वैल्यू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपए भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। अगर किसी ने इसका हाई देखा होगा तो वो 4.25 करोड़ के आसपास है। अच्छा, आज मार्केट गिरा हुआ है तो 3.25 करोड़ के आसपास है। तो खोने के लिए परसेंटेज जो मार्केट में रिटर्न गिरता है वो परसेंटेज वाइज उतना ही गिरता है। आपने कितना अमाउंट लगाया है तब अमाउंट में दर्द होता है। हाँ, और इसमें हम ऑडियंस को, जनता को ये भी बात बता दें कि हम यहाँ पर निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं इस फंड में, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया ये फंड ने इतना क्रिएट करके दिया है, क्योंकि कई फंड ने हो सकता है लो भी क्रिएट करके दिया हो, तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो एक इक्विटी फंड में मान लें कि लगभग 12 से 15% हम ऑडियंस को एक ठीक ठाक बता देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वैसे पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ही फंड उसको अचीव कर पाते हैं। यदि हम बात करते हैं डेट फंड की, तो डेट फंड में आपने वैसे तो कहा है कि लगभग ये फिक्स होता है कि एफडी से थोड़ा ऊपर नीचे ही होता है, लेकिन एक मैक्सिमम रिटर्न माने हम, मिनिमम तो हमने पता ही है कि 7-7.5% के करीब मिलेगा। मैक्सिमम आप क्या बताएंगे कि इसमें कितना मिनिमम रिटर्न? जैसे हम अगर लिक्विड फंड की बात करते हैं तो वहां पर हमें 5% के आसपास रिटर्न। अच्छा, ओके, 5% के, क्योंकि 5% रिटर्न हमें उनमें मिलता है जो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं। हाँ। सेविंग अकाउंट में आपको 2.25% के आसपास ब्याज मिलता है। जिस पैसे को आप आज डालो कभी भी निकाल सकते हो, तो वो मनी मार्केट कैटेगरी के फंड रहते हैं, उसमें 5% एंड अबव का आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ये हमारा 7 से लेके 9% के बीच में वेरी करेगा। ओके, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि 12 से लेके 15% हो गया इक्विटी फंड में। हाँ। है ना, इक्विटी फंड मतलब म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के अंदर हम देख रहे हैं। यदि हम डेट फंड के अंदर जाए तो मैक्सिमम आप 9% तक उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पर। और यदि हाइब्रिड फंड की बात करें, वो इन दोनों के बीच का कैटेगरी है, जो 9 से लेके 12% के बीच का आपको रिटर्न आराम से दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियंस को क्लैरिटी आ गई है कि भैया यदि आपको अपना पैसा ज्यादा सेफ रखना है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं, थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना है तो हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, और थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना है लेकिन उसमें भी सेफ रहना है तो आप जा सकते हैं इक्विटी फंड में, या जिसमें म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो बच्चों को नहीं रहती है कि भाई हम कहां पर जाएं, और इतनी डिटेल में जो है शायद कोई नहीं समझाता है। तो ये आपने आज बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।